हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 12 अप्रैल 2025 हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएस के लिए रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल लॉन्च कर दिया गया था और उसके अंतर्गत जो है हमने आपको बताया था कि किस किस डिपार्टमेंट्स में जो है कौन कौन सी पोस्ट जो है वो निकली है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में डिटेल में जो है हम कुछ एक चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे कि कमीशन के द्वारा किन बातों के ऊपर जो है आपको अमल करने के लिए कहा गया है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है, वो एक तरह से डिटेल में हम लोग जो है जानेंगे। बिफोर फुलफिलिंग द एग्जामिनेशंस आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए सो दैट कि आपके माइंड में जो भी डाउट्स होते हैं वो डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते हैं इसका कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025 में होना है उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान जो है थोड़ा सा रखना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो है वो 10 मई जो है यहाँ पे दी गई है, यानी कि 11:59 की अगर आप बात करते हैं पीएम में, तो वहां तक जो है यानी कि उस समय तक आप लोग क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस को। और रही बात क्लोजिंग की कि फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यही समय जो है वो यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस के लिए जो है यहाँ पे इनविटेशंस दिए गए हैं। जो भी डिजायरस जो कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। बट फुलफिल करने से पहले उनके लिए यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कमीशन के द्वारा दी गई हैं, यानी कि इन बातों का ध्यान जो है आप लोगों ने थोड़ा सा रखना है। बस इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जो है आज हम थोड़ी सी इंसाइट लेंगे कि कौन से वो पॉइंट हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसमें लिखा यह गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी कैटेगरी में हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या फिर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती हैं उसके आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे। कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो सारी चीजें जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। अभी समय है आपके पास, जल्दबाजी जो है आप लोगों ने एग्जाम को फुलफिल करने में नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी दी गई हैं कि अगर आप लोगों से कोई गड़बड़ी हो जाती है या गलती हो जाती है तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों ने कि पहला तो आपको इस तरह के जो सर्टिफिकेट हैं वो पहले अपने पास रखने हैं, चाहे क्वालिफिकेशन का है, एक्सपीरियंस का है या फिर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। और कैटेगरी के लिए अगर लेटेस्ट हो सके तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम 4th नंबर की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो रिजर्वेशन होगी, अगर मान लीजिए रिजर्वेशन सिर्फ उसी कैंडिडेट को मिलेगी जिसके पास यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचल का सर्टिफिकेट होगा, तो ये होना भी आप लोगों के लिए मस्ट हो जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको रिजर्वेशन लेना है, चाहे फिर वो ओबीसी की बात हो, चाहे फिर एससी की बात हो, चाहे एसटी की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात हो, एक्स सर्विसमैन की बात हो, इन एवरी रिजर्वेशंस आप लोगों को यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो उससे रिजर्वेशंस की अगर बात करते हैं, अब ये तो हो गया हिमाचल वालों के लिए। अगर आप हिमाचल से किसी और स्टेट से जो है यहाँ पे एग्जाम को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि अदर स्टेट्स को अगर आप बिलोंग करते हैं, और अदर स्टेट में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर वहां पे आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, तब भी आप लोगों को जो है यहाँ पे जर्नल कैटेगरी में ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, उनको जो है जर्नल कैंडिडेट के तौर पे ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे लिखा गया है कि जो रेगुलर सर्विसेज में ऑलरेडी होते हैं उनके इंटरव्यू जो है वो तभी कंडक्ट किए जाएंगे जब वो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे यू कैन से जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनसे जनरेट करवा के जो है अगर सबमिट यहाँ पे उनको कराना पड़ेगा, प्रोड्यूस उनको यहाँ पे कराना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें जो है वो होंगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कैजुअल हैं, एडहॉक हैं या डेली रेटेड के ऊपर या फिर वर्क चार्ज एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह की कोई एनओसी देने की जरूरत नहीं है। बट यस, यहाँ रेगुलर सर्विस की बात हो रही है तो रेगुलर सर्विस में मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कहा गया है इंस्ट्रक्शंस में। देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए ये कहा गया है कि अगर एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे रिजर्वेशन लेना है, यानी कि द एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की फॉर द रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे, किसमें, एचएस में, और उसके साथ साथ जो एचपी पुलिस सर्विसेज हैं, इन दोनों के लिए यहाँ पे खासकर ये बात की गई है।
अगर दूसरी सर्विसेज हैं जैसे बीडीओ की पोस्ट है या फिर अगर आप ईटीआई की बात करते हैं, इस तरह की ईटीओ की जो पोस्ट है, अगर उन पोस्ट की बात करते हैं या तहसीलदार की पोस्ट है, उनके लिए बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बात कर रहा है एचएस की, यानी कि जो एसडीएम वाली पोस्ट होती है। और दूसरा ये बात कर रहा है कि जो अगर आप एचपीएस की बात करते हैं, पुलिस सर्विसेज की बात करते हैं, तो यहां पे बोला जा रहा है कि इनके लिए जो रिजर्वेशन है वो यहां पे डिसाइड की जाती है एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी, पे फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द सीनियरिटी इन द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 2020 के तहत। और इसमें क्या कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा कि एज पर दीज रूल्स, यहां पे कहा गया है द कैंडिडेट बिलोंग टू द एक्स सर्विसमैन शैल नॉट बी परमिटेड टू compete मोर देन 3 टाइम्स। याद रखिएगा 3 बार ही वो यहां पे compete कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द एचएस एंड एचपीएस, ये ध्यान रखना है। यानी कि एसडीएम की पोस्ट के लिए और उसके साथ जो एचपीएस की जो पोस्ट है उसके लिए जो एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट है वो 3 बार ही एग्जाम दे सकता है, कंपीट कर सकता है, उसके बाद नहीं, इन दोनों के लिए। रही बात रिमेनिंग की जो दूसरी है, यानी कि एक्सेप्ट दीज टू, जो भी यहां पे रिमेनिंग पोस्ट होती है, रिमेनिंग डिपार्टमेंट पोस्ट निकालते हैं, उनके लिए यहां पे किसी भी तरह की कोई लिमिट जो है वो यहां पे नंबर ऑफ चांसेस की वो यहां पे नहीं दी गई है। एक इंस्ट्रक्शन जो है ये इनके लिए भी आपने जरूरी याद रखना है। नाउ द 9 नंबर की अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो कि थोड़ा सा आप लोगों में हैप्पीनेस यहां पे ला सकता है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस, याद रखिएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। हालांकि डिक्रीज होने के जो मामले हैं वो बहुत कम देखने को मिले, हुआ भी नहीं है। हाँ, अगर हम इंक्रीज की बात करते हैं पोस्ट में, तो यहां पे बहुत बार, हर बार जो है आप देखेंगे कुछ ना कुछ एड ऑन जो है इन पोस्ट में होता रहता है। तो यहां पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है इनके द्वारा कि यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उनको इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। देन उसके बाद अगर आप देखते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा कि जो आपका ईमेल होगा और जो आपका मोबाइल नंबर होगा, एस्पिरेंट्स दोनों एंश्योर कर लीजिएगा कि यस ईमेल का पासवर्ड आपको पता हो और आपका मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पे चालू कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग पे होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जितना भी अलर्ट होगा, कोई भी मैसेज होगा रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, वो आप लोगों को इसी के ऊपर आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, फिर थोड़ी दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपके पास जो यूजर नेम होता है, आपका जो पासवर्ड होता है, या फिर कॉल लेटर्स की जब हम बात करते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे कि कॉल लेटर्स के लिए क्या प्रोविजन रखते हैं कमीशन जब भी आप इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। बट यस, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल का पासवर्ड और एक वर्किंग कंडीशन में मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, आधार नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑप्शनल यहाँ पे होता है। चलिए, उसके बाद एक और चीज जो है नोट करने योग्य हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखा गया है, देखो ध्यान रखिएगा, that all candidates are requested to apply under their respective categories, as any post of any reserved categories can be included which is to be filled up on the basis of the HS competitive exam 2025। ये कहते हैं एस्पिरेंट्स कि अगर मान लीजिए आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और उसकी अगर मान लीजिए पोस्ट भी नहीं है, तो आप अगर देखो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अगर आप फीस में क्लेम लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फिर उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि पॉसिबिलिटी ये रहती है हमेशा कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं और वहां पे रिजर्वेशन है आपके पास और उस रिजर्वेशन के लिए कोई पोस्ट नहीं है, तो यहां पे इन्होंने ये लिखा है कि यस, जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए पोस्ट इंक्लूड की जा सकती हैं। इसलिए इन्होंने कहा है यहां पे द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इज और आर दे आर लायबल टू बी चेंज्ड, यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, उनको एड ऑन भी किया जा सकता है। तो यहां पे यहां पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं सर्विसेज में रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अप टू क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन शैल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉरसाइट एग्जामिनेशन। इनमें इन्होंने यही बात की है एस्पिरेंट्स कि यहाँ पे जो पोस्ट होती है उनको एड ऑन जो है वो किया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये इन्होंने बात की है, मेंशन किया है आपको कि आपको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है ये अप्लाई इसको करना है।
देन उसके बाद बात कर ले तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अगर आपने खुद से इनको पढ़ना है एक बार तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगा, उसको आपने बिल्कुल इसी तरह से आपको हेडलाइन में हाईलाइट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहां से भी जाके जो है उसको डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं आपने उस टाइम पे, इनको भी थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए इनको, यानी कि अगर आप एज प्रूफ की बात करते हैं तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। अच्छा, इसके लिए भी बहुत एक चीज याद रखनी है कि एज का जो क्लेम है, आगे आएगा वैसे भी मैं बता देता हूं, वो चेंज नहीं होता। जो भी एज आपकी या फिर जो भी एज प्रूफ आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है, 10th के सर्टिफिकेट है, वही वैलिड होता है। तो अगर वेरी करती है कहीं पे तो यस, इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस केस में डिस्प्यूट ये हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी एज है उसी एज को क्लेम किया जाएगा। दूसरा अपलोड आपने करना है बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट। बैचलर अगर आपके पास जो है डिग्री है, उस डिग्री के साथ आपने क्या करनी है, जो भी मार्कशीट्स हैं जितने भी, चाहे आपके 3 सेमेस्टर थे, 4 थे, 8 थे, सभी सेमेस्टर्स की जो भी आपके पास मार्कशीट हैं उन सभी को आपने क्या करना है, अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसी मार्कशीट है जिसमें सभी जितने भी आपके सेमेस्टर्स रहे होंगे या फिर ईयर रहे होंगे, उनका एक कंसोलिडेटेड मार्क्स उन्होंने वहां पे बनाया हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसको भी यहाँ पे वैलिड जो है वो माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। या तो आप डिग्री सर्टिफिकेट लीजिए विद जो मार्कशीट्स हैं अलग अलग से, या फिर आपके पास एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगा जिसमें आपको सभी जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए जाएंगे। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यस, एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना है तो यस, बोनाफाइड हिमाचल जो है वो आपके पास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट जो है ये भी आपके पास एक वैलिड जो है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। और ये सारे अपलोड होने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अपलोडिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये जितने भी जिसके भी है, जो भी जिसको बिलोंग करते हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। बिल्कुल ये दो तो यहाँ पे रहेंगे। और बोनाफाइड जो है, अगर आप रिजर्व हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली मस्ट है, याद रखिएगा। जनरल के लिए मस्ट नहीं है, करना है कर दीजिए, लेकिन हाँ मस्ट नहीं है। मस्ट है अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ बातें इन्होंने कही हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने कहा है कि अगर आपको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है क्या अपलोड करना है, तो इनमें कहा गया है कि द कैंडिडेट बिलोंग टू द एक्स सर्विसमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, तो उनको भी क्या चाहिए, जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, सर्विस बुक होती है, उसकी जो फुल डिटेल होती है जिसमें उनका पीपीओ नंबर होता है, देन उसके साथ साथ रैंक होता है एक्सेट्रा, वो सारी चीजें, उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन को जो है वो अच्छे से पता होगा कि कौन कौन से उनके सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखने हैं। देन उसके बाद एनओसी जो है वो भी उनको यहाँ पे जरूरी है, विद द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज। अगर आपको रिजर्वेशन का क्लेम यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लिखा गया है द एनओसी विद द डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं तो यहाँ पे लिखा गया है इफ यू रिलीज्ड ऑन और आफ्टर 13/2/2020, यानी कि अगर आप 13 फरवरी 2020 के दिन या फिर उसके बाद अगर आपको रिलीज किया गया है, तो यहां पे भी आपको अपलोड करना है एक प्रूफ के तौर पे, यू कैन से जो ग्रेजुएटी रिसीव का कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो उसको भी आपको क्या करना है, अपलोड यहां पे करना है। तो यस, ध्यान दीजिएगा कि ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी में है, उनके पास ये सर्टिफिकेशन जो है अपना अपना रखना है आप लोगों ने। अगर आप पोस्ट की डिटेल की बात करें, हालांकि हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। उन 4 डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग पोस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल नंबर की अगर आप बात करते हैं तो टोटल 30 पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एसडीएम वाली जो पोस्ट होती है, यानी कि यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर आप बात करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे अनरिजर्व की एक है और एक एससी की जो है आपको देखने को मिलेगी, जो भी एक्स सर्विसमैन में है। 2 टोटल पोस्ट आपको मिलेंगे। हमने देखा इंस्ट्रक्शंस में कि इनको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। अब इससे ज्यादा क्या ही घटाना है इन्होंने, इनको कैसे यहाँ पे निकालना है, लेकिन हाँ इंक्रीज होने की संभावनाएं जो है वो रहती हैं। तो इसलिए
4 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 4 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट जो है यहाँ पे दी गई हैं, वो आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग इस चीज के साथ जो है फैमिलियर हो चुके हैं, इनको बार बार हमने डिस्कस नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है उन बातों को हमने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कैंडिडेट की, कि क्या कंडीशन रखी जाती है। देखो यहाँ पे 2-3 बातें जो है वो कही गई हैं। सबसे पहला कहा गया है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ पे इक्विवेलेंट जो है उसी यानी कि बैचलर डिग्री के ही इक्विवेलेंट जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। देन उसके बाद जो है यहाँ पे कैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो ये सेकंड यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं बता देता हूं कि अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन का जो एस्पिरेंट है उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। देखो एक तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो इन दैट पर्टिकुलर केस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए क्या कंडीशन रखा गया है वो भी आप एक बार देख लीजिए। उनके लिए कहा गया है एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा, अ कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड एट सच अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस the passing of which would rendered him eligible to appear at this examination but has not been informed of result may apply for the admission to this examination। देखो ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मानते हैं आप लोग यहाँ पे क्या है फाइनल ईयर में है, ये बोल रहा है कि आप फाइनल ईयर में, लेकिन आप फाइनल ईयर के एग्जाम जो है, जो फाइनल एग्जाम है वो आप दे चुके हैं, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तब भी आप एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशंस होती हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रोविजनल होती हैं, आपको जो है बाद में इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो पेश करने पड़ते हैं जब भी आप ये पास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके लिए ये कहा गया है कि अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। दूसरा ये कह रहा है, मान लीजिए यहां पे कहता है स्टूडेंट्स, सेकंड की अगर बात करते हैं, जो a candidate who intend to appear at such a qualifying examination may also apply provide the qualifying examination is completed before the commencement of this examinations। ये कहता है कि अब यहां पे तो फाइनल एग्जाम हो गए हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि मान लीजिए आप अभी फाइनल सेमेस्टर में हैं और अगर फाइनल के आपके एग्जाम जो है वो होने हैं, अभी आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए हैं, यहां पे ये कंडीशन रखी गई है कि इस एचएस के एग्जाम होने से पहले अगर आपके फाइनल एग्जाम हो जाते हैं तो फाइनल एग्जाम होने के बाद जो है, या उससे पहले याद रखिएगा कि एचएस का एग्जाम होने से पहले अगर आपके फाइनल एग्जाम हो जाते हैं तब भी आप एप्लीकेशन जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। यहां मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अक्सर फाइनल ईयर्स में होते हैं। पहली बात इसने ये कह दी है आप लोगों को कि अगर आपने फाइनल एग्जामिनेशन दे दिया है और रिजल्ट नहीं आया है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मान लो फाइनल एग्जामिनेशन होने हैं तो होने से पहले जो है याद रखिएगा दैट वो जो एग्जाम है आपका वो एचएस के एग्जाम से पहले हो जाने चाहिए, तब फिर आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन से इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों ने एक कि आप लोगों को जो यहाँ पे सबमिट आप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोविजनली जो है वो यहाँ पे एडमिट किया जाएगा। एग्जाम जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद जो है एस्पिरेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट जो है यानी कि प्रूफ के तौर पे याद रखिएगा यहाँ पे लिखा गया है दैट द एडमिशन वुड बी डीम्ड टू बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द कैंसिलेशन, यानी कि कैंसिल किया जाता है इफ दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द एग्जामिनेशन एज सुन एज पास्ड एंड इन एनी केस नॉट लेटर देन द 2 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि देखो ये एग्जाम होने से पहले जो है अगर आप लोगों के जो रिजल्ट है वो आ गया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्कूल से जो है जैसे प्रमाण पत्र काइंड ऑफ थिंग्स जो है आपको यहाँ पे पेश करनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं इस एग्जामिनेशन में जो है वो पास हो गया हूँ, या फिर जितना जल्दी जो है, या फिर मान लीजिए ये एग्जाम हो गया तो इसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन 2 महीने से अंदर अंदर जो है आप इस तरह का कोई सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कर सकते हैं।
तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, फिर से इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है कि यस क्या है। तो एक तो हो गया कि आप बैचलर हो गए हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये बात यहाँ पे की गई है। वहीं अगर आप मेडिकल प्रोफेशंस की बात करें तो यहाँ भी एमबीबीएस के लिए जैसे आप बात करते हैं तो एमबीबीएस के जो कैंडिडेट हैं या फिर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है यू कैन से जो इन्होंने और एनी मेडिकल एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट देयर टू, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एमबीबीएस कर ली है लेकिन इनकी इंटर्नशिप जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है बाय द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अगर आपका इंटर्नशिप नहीं हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट एग्जामिनेशंस विल बी प्रोविजनली एडमिट, आप हो जाएंगे, आप उसको भर सकते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन जो है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से जो है वो लेनी पड़ेगी और उसमें ये बोलना पड़ेगा कि हाँ इन्होंने जो है वो फाइनल प्रोफेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो पास कर लिया है, वो डिग्री हो गई है, लेकिन उनका इंटर्न्स जो है अभी नहीं हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट जो है उनको यहाँ पे दिखाना होगा। ये मस्ट है, ये याद रखना है। याद ये भी आपने रखना है कि एट द टाइम ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट जो है जब आपका होगा तो उस टाइम पे ओरिजिनल डिग्री या फिर ऐसा कोई सर्टिफिकेट फिर बाद में आपको देना पड़ेगा। अभी के लिए जो भी मेडिकल एस्पिरेंट हैं जिनका एमबीबीएस में है या फिर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन में वो है, अगर मान लीजिए आप लोग जो है यहाँ पे डिग्री हो गई है लेकिन इंटर्नशिप नहीं हुआ है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन यस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से जो है आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं आगे अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है नॉलेज ऑफ कस्टम एंड ऑल, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, अपना एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे ये डेट आपने ध्यान रखनी है, यानी कि 1 जनवरी 2025 ये आपने ध्यान रखना है, 1 जनवरी 2025 या तो इस दिन, ठीक है, या इससे पहले, याद रखिएगा। अब इससे पहले क्या होगा, इससे पहले तो मैक्सिमम एज हो जाएगी। ये कहता है कि 1 जनवरी 2025 तक जो है या तो आप अगर 21 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, याद रखिएगा। 1/1/25 तक जो है आप 21 साल के होने चाहिए तब आप इस एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। और अगर मान लीजिए, याद रखिएगा, 35 साल जो है अगर आप इस दिन भी 1 जनवरी 2025 इसमें लिखा गया है नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 35 ऑन और बिफोर, याद रखिएगा 1/1/2000, ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए आप 1/1/2025 को 35 साल के हो जाते हैं तो आप इस एग्जाम को नहीं भर सकते, ये बात याद रखना है। एक्सेप्शन है कि अगर आपने पास रिजर्वेशन नहीं है ना, क्योंकि रिजर्वेशन तो खैर होता ही है, लेकिन यहां पे आपने ध्यान रखना कि अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और अगर आप 1/1/25 को अगर 35 साल के हो रहे हैं तो यहां पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिएगा। 1 तारीख को आप 35 साल के नहीं होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए 2 तारीख को होते हैं, ठीक है जी, तब भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। 1 तारीख को आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, 1 या फिर उससे पहले यहाँ पे बात कर रहा है, उससे पहले अगर मैक्सिमम एज आपकी ये है और उसी दिन आप 21 साल के जो है, याद रखिएगा, तो 21 साल जो है आपकी मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है। तो ये इसको तो खैर आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं ऑनलाइन भी, किसी भी अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दी गई है, यस 5 साल जो है स्टूडेंट्स वो दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यू कैन से शेड्यूल कास्ट SC ST OBC की बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ फाइटर्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का यहाँ पे दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये थोड़ा सा एज लिमिट जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है स्पेशली। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं उनके लिए सिर्फ इतना है कि आप 21 साल के होने चाहिए और 35 से ज्यादा एज जो है आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना, और 35 1 तारीख को नहीं होने चाहिए आप। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनके लिए भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द यू कैन से सब्सटेंटिव ऑफिशिएटिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट अगर आपके पास है, यानी कि अगर आप परमानेंट हैं या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कोई पोस्ट है उस पोस्ट पे आपको टेम्परेरी रखा गया है, यहाँ पे जो बात की गई है ऑफिशिएटिंग, मान लीजिए डीसी है कोई, डेप्टी कमिश्नर काइंड ऑफ, डीसी तो चलो बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी अगर वो लीव पे हैं
और आपको जो है वो एक्टिंग बनाया गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो है यहाँ पे उनके लिए भी है। और दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये रेगुलर आगे, ये अगर किसी को चार्ज दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ गए हैं। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे एज लिमिट, पहले तो क्वालिफिकेशन है। अच्छा, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, या फिर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, या फिर पब्लिक सर्विस अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन है, बैंक्स हैं, या फिर वो एंटिटीज जो सरकार के द्वारा रन की जाती है, याद रखिए ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एचपी गवर्नमेंट जो है, उन सभी यहाँ पे सर्वेंट्स के लिए ये बात की गई है कि उनके लिए एक तो बैचलर डिग्री होना जरूरी है, और दूसरा एज यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर रखा गया है कि उनके लिए अगर आपको एचएस की पोस्ट लेनी है, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं एसडीएम की, और उसके साथ साथ तहसीलदार की, बीडीओ की और ट्रेजरी ऑफिसर की, उसके लिए 45 साल एज है मैक्सिमम। और हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के लिए 42 ईयर्स है, याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए 42 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज रखा गया है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बोलता है कि ओनली द डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन। याद रखिएगा, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ उस पे मेंशन की है और आपने सबमिट किया है, उसको वही कंसीडर की जाएगी। और यहाँ पे बात याद रखिएगा, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसीडर्ड और ग्रांटेड। ना आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही कमीशन आपको ग्रांट इसका देगा। उसके साथ साथ ये कहता है कि डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम, याद रखिएगा, एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू बी एग्जामिनेशन, नो चेंज विल बी अलाउड। याद रखना है आपने कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने एक बार बता दिया और जो कमीशन के डाटा के जो भी इनका डाटा है उसमें एंटर हो गया, उसके बाद इसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन स्टेशंस की बात कर लेते हैं, सिटी सेंटर्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखना है, बिलासपुर है, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, उन्ना और सुंदरनगर, ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहां पे आप फुलफिल इसको कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए, हालांकि इसके ऊपर जो है मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी बताऊंगा। कल जो है हम इसी के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने फुलफिल करना है। जो नए कैंडिडेट हैं जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए जो है हम ये बात करेंगे, और लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको खैर आइडिया है कि किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और आप एक तो मोड जो है इसका सिर्फ ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का, ऑफलाइन नहीं है, याद रखिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑन के ऊपर जो है आपने क्लिक करना है। जब भी आप होम पेज पे होंगे वहां पे अप्लाई ऑनलाइन पे आएगा। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ये मस्ट है। यहाँ से आपने क्या करना है, जो नए कैंडिडेट हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जो है वो जरूरी है, जिसमें आपको ये सारे की सारी चीजें जो है वो फुलफिल करनी है। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो सिग्नेचर्स होगा, आपकी जो फोटो आईडी होगी, वो सारे यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, और उसके बाद जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे दो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाएंगे तो यस, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करनी है जो नए कैंडिडेट हैं, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके पास उनका अपना एक लॉगिन पासवर्ड होगा और एक आईडी होगी, उसके थ्रू जो है वहां पे सीधा सीधा वो लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो नए कैंडिडेट हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से रजिस्टर जो है, कंप्लीटली रजिस्टर जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है जो भी वहां पे आपने एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा एग्जामिनेशन है वहां पे आपने अप्लाई ऑन करके सीधा फीस जो है वो सबमिट यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा होता है, उसमें ज्यादा एडिशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी ध्यान से जो है आपने करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपके थ्रू जो है यहाँ पे दिया जाएगा। देन याद रखिएगा, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन है एक बार सबमिट हो गया तो उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं होगा, एक्सेप्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे चेंज हो सकती है। याद रखिएगा, यहाँ पे कमीशन के द्वारा ये अलाउ किया गया है दैट एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन द रूल 5 ऑफ जो हिमाचल प्रदेश PSC प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 2023 है,
जिसको अमेंड किया गया था 30/10/2024 को, उसके अंतर्गत जो है ये प्रोविजन दिया गया है कि जिसमें एक बार सबमिट आपने कर लिया तो इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज एक्सेप्ट चेंज ऑफ द कैटेगरी जो है हो सकता है। अगर आपको लेटेस्ट यहाँ पे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस फिर आपको बाद में अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब भी आप फुलफिल करेंगे एग्जामिनेशंस को तो वहां पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मस्ट हो जाता है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे जर्नल हो चाहे फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी हो, ईडब्ल्यूएस हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, कोई भी हैं, इनको 600 रुपया जो है फीस यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। अगर आप SC ST OBC या फिर किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं लेकिन आप जर्नल हैं तो भी आप 600 जो है पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा SC ST OBC, वार्ड ऑफ SC ST OBC, फ्रीडम फाइटर जो होंगे और उसके साथ साथ EWS जो है अनरिजर्व में, लेकिन BPL कैटेगरी के अगर होंगे तो उनको 150 रुपए जो है पे करने हैं। अच्छा, अदर कैंडिडेट्स, अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 जो है फिक्स यहाँ पे अमाउंट रखा है। यहां ध्यान रखना है एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट जो है हिमाचल प्रदेश के, देन उसके बाद जिन्होंने नॉर्मल टेन्योर ऑफ सर्विस जो है अपना पूरा किया है, और या फिर ब्लाइंड और विजुअली इंपेयर्ड मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए जो है कोई चार्ज नहीं होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो फीस का चार्ज है ही नहीं पहले से ही, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं होगी। याद रखिएगा, एक बार फीस पे कर दी तो ये याद रखिएगा नॉन रिफंडेबल जो है ये फीस होगी, तो ये वापिस नहीं होगी, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आपको फीस में क्लेम करना है तो आप उसी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आपको आप जो है फुलफिल यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन है, फॉर्म है, उसको आप फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो जस्ट ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट जो है आप करेंगे, यानी कि जो भी फीस आपने पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन ही होगा। ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। वहीं अगर आप बात करते हैं कॉल लेटर की, तो कॉल लेटर्स में याद रखिएगा, नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाय द पोस्ट और प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट शैल हैव टू डाउनलोड देयर रिस्पेक्टिव ई-कॉल लेटर अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंसर्न्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। याद रखिएगा, किसी भी तरह का कोई पोस्ट के थ्रू ये नहीं भेजेंगे, आपको ऑनलाइन वहां पे डाउनलोड करना है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मस्ट हो जाता है, इन्होंने भी लिखा है देयरफॉर द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रिमेंबर देयर यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अर्लियर क्रिएटेड बाय द कैंडिडेट इन द OTR, जब भी आप यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो मस्ट है। ईमेल्स, अपना मोबाइल नंबर जो है बहुत जो वर्किंग है वो आपने देना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जब आप ई-कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आप लोगों को एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जिस स्पेस के ऊपर जो है आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो लगाना होता है। जैसे आप प्रिंट निकालेंगे उसके साथ ही एक स्पेस होगा, उस स्पेस पे आपको क्या करना है, एक अपना जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है, या इंश्योर कीजिए कि दोनों ही फोटोग्राफ जो है वो सेम रहे। ठीक है, और लेटेस्ट फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, उनको जो है आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, गजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। मस्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अगर ऐसा नहीं है तो यस he or she will not be allowed to appear in the pre-examination in any condition circumstances whatsoever। याद रखिएगा, तो यस ये मस्ट है, जब भी आपका कॉल लेटर आएगा तो वहां पे लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। और सबसे बढ़िया होगा कि आपके जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो दोनों ही सेम रहे, जो आप अपलोड कर रहे हैं और जो उसके साथ आप लगाएंगे। ठीक है, बाकी ये सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करता है तो यस प्री, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट जो है आपके यहाँ पे होते हैं। इनको खैर हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने एक बार बहुत अच्छे से देखिए, बहुत समय है अभी आपको एग्जाम भरने के लिए, थोड़ा समय निकाल के बहुत अच्छे से जो है इन इंस्ट्रक्शंस को भर लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक्स जो है वो आपसे ना हो। अवॉइड कीजिए इस तरह के मिस्टेक्स को, फिर आपको थोड़ा अदरवाइज क्या होगा कि आपको परेशानी जो है इसी तरह से उठानी पड़ेगी। तो और यस इस इन दैट पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे, इस टाइम स्पैन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चांसेस जो है इस तरह के नहीं लिए जा सकते, बिकॉज अभी कूल माइंड होके जो है आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। मात्र 2 से ढाई महीने ही आपकी प्रेपरेशन के लिए है। जहां तक मुझे लग रहा है तो जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम हो सकता है, तो इसलिए आपको उस तरह से प्रिपेयर करना है, तो कोई भी मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पे आपने नहीं करनी है। राइट,
सो कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो आप कमेंट के थ्रू जो है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे रिप्लाई करूं, उसके आंसर जो मैं आपको दूं। किस तरह से आपने भरना है, हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकली जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।